स्वागत है आपका जीएसएन कवर्ड में। हम कर रहे हैं आरओ के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न और ये एक सब्जेक्ट वाइज सीरीज है जिसमें पहले पॉलिटी को कवर किया गया है और ये पॉलिटी की तीसरी वीडियो है अर्थात तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट भी होगा। इसके बाद हम हिस्ट्री को शुरू करेंगे। इस वीडियो के साथ ही पॉलिटी के सारे प्रश्न कवर हो गए हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आरओ प्रीवियस ईयर पेपर्स करके प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां जाके आप आराम से देख सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें। पहला है ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस याचिका को कहा जाता है हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन या क्वो वारंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंडामस। मैंडामस को हिंदी में परमादेश भी कहते हैं। ये परमादेश का मतलब ही होता है हम आदेश देते हैं। इसके अलावा हैबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ये तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया जाता है। वहीं प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है जब वह अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम करते हैं। इसके अलावा क्वो वारंटो, इसे हिंदी में अधिकार परीक्षा कहते हैं और ये तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी संवैधानिक पद पर या सार्वजनिक पद पर बैठ गया हो। और इन सभी रेट्स की चर्चा अर्थात सभी जो याचिकाएं उनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 32 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या फिर अनुच्छेद 239। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 241 में है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 241। इसमें चर्चा लायक कुछ विशेष है नहीं, जहां जरूरत होगी वहां मैं खुद ही चर्चा कर लूंगा। आगे है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या फिर ए तथा वी दोनों में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में भी की जाती है और साथ में उच्चतम न्यायालय में भी की जाती है। तो दोनों में की जाती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो इन दोनों को बताता हो। हालांकि आयोग की आंसर की में इसका आंसर दिया गया था ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। तो आप फिलहाल ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर तो वैसे इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। आयोग ने हालांकि इसका आंसर सी माना था, उच्च न्यायालय में। अगला है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ऐसा ही लिखा गया है आर्टिकल में सेम, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 100, 108, 110 या इनमें से कोई नहीं। तो ये अधिकांश लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए आपको, लोकसभा के अध्यक्ष। आगे है सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से या फिर केंद्र और राज्यों की पारस्परिक संबंधों से। सरकारिया आयोग, इसकी चर्चा पहले हम कई बार कर चुके हैं। ये जो आयोग है इनकी अध्यक्षता की थी आर एस सरकारिया ने, इसीलिए इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग है। और की डेट भी याद होनी चाहिए आपको, 1983 में इस आयोग का गठन हुआ था और इसने सिफारिशें दी थी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से, ऑप्शन डी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक अशांति। तो युद्ध तो होगा ही, बाह्य आक्रमण भी होगा, सशस्त्र विद्रोह भी है, आंतरिक अशांति नहीं है। ये पहले था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति तो किसी पॉलिटिकल रीजन से भी हो सकती है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आधार नहीं है। उपरोक्त तीनों ये आधार होंगे।
आगे है आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाने की बात की जा रही है। आपको ध्यान होगा कि आपातकाल जब लगता है तो राज्य की विधानसभा की शक्ति कम हो जाती है, अर्थात ना के समान हो जाती है और सारी शक्तियां सेंटर के पास चली जाती हैं, केंद्र के पास। ऑब्वियसली अवधि बढ़ाई जाए या कुछ भी हो, उसकी शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसद द्वारा। लोकसभा या राज्यसभा किसी की भी अवधि बढ़ाई जाए वो संसद द्वारा ही की जाएगी। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की असफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति या युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो अभी हम पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही 3 आधार होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 370, 368, 356 या फिर 352। तो ये अधिकांश लोगों को मालूम होगा, स्टैटिक क्वेश्चन है एकदम। आंसर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और वही अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। आगे है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्यों की जाती है ये बताना है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारण के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारण के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए या फिर केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। वित्त आयोग की नियुक्ति, पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि प्रति 5 वर्ष बाद की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा। ये एक सामान्य नियम है कि 5 वर्ष बाद की जाती है, हालांकि राष्ट्रपति जब चाहे उसकी नियुक्ति कर सकता है। और क्यों की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का कितना अंश होना चाहिए इसको निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड। सरल है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वित्त आयोग। अभी चर्चा कर चुके हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा, योजना आयोग। संवैधानिक निकाय इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव पर किया गया था, तो ये ना ही संवैधानिक निकाय है और ना ही कोई वैधानिक निकाय है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग दोनों संवैधानिक निकाय हैं। आगे है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी, जबकि घोषणा की गई थी 2014 में। अब इसकी भी स्थापना की गई थी सेम योजना आयोग की तरह, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। पहले पीसीएस में बहुत आता था ये क्वेश्चन, अब भी आ जाता है और ये ध्यान रखना भी जरूरी है, एकदम रट लेना है इसे। मत देने का अधिकार कैसा है? अब ध्यान देना ये है कि अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वैधानिक अधिकार, क्योंकि आयोग ने ऑप्शन डी ही माना है हर बार सही। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक आता है तो वही आप लगाएंगे। अगर संवैधानिक आता है वैधानिक नहीं तो संवैधानिक अधिकार लगाएंगे, और वैधानिक आता है संवैधानिक नहीं तो वैधानिक अधिकार है ही। दोनों आते हैं तब वैधानिक अधिकार हो जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, नीचे दो सूचियां दी गई हैं, उनको सम्मिलित करना है। इधर दूसरी सूची में भारत के कुछ प्रमुख पद दिए हैं और पहली सूची में उनके लिए न्यूनतम आयु तो लगाना है। अधिकांश लोगों को इसका सही आंसर पता होगा वैसे। 21 वर्ष आयु जो होती है वो पंचायत सदस्य की होती है न्यूनतम। 25 वर्ष राज्य विधानसभा के सदस्य की होती है। 30 वर्ष राज्य विधान परिषद के सदस्य की होती है। वहीं 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति। ए का दूसरा और डी का पहला, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक ही में है केवल डी का पहला, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का? यहाँ पर भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो कौन से चुनाव नहीं कराता ये पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों के चुनाव। स्थानीय निकाय अर्थात पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। बाकी शेष चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। इसके अलावा इनमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो भी कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि भारत के जितने भी प्रमुख पद हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। आगे है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ये कुछ 4 कार्य दिए गए हैं, अब इनमें से बताना है कौन कौन से सही हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिएगा कि हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं और कुछ स्टेटमेंट है उनको एलिमिनेट कर दें। अब निर्वाचन आयोग के कार्य पूछे, अब देखिए आप आराम से। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। अब ये जो स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये चुनाव आयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश चुनाव आयोग नहीं करता है, ऐसा प्रावधान नहीं है, तो ये हट जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यदि ऑप्शन में से आप तीसरे नंबर का स्टेटमेंट निकाल दें, देखिए ये जो ऑप्शन है इनमें से तीसरे नंबर का स्टेटमेंट निकाल दो, इसमें तीसरा है ये भी नहीं होगा, इसमें तीसरा है ये भी नहीं होगा और सभी चारों में भी है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका बचा है एकमात्र, इसलिए ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। 1 2 4। आगे है 2 सूचियां दी गई हैं, उनको सही रूप में सुमेलित करना। इधर संविधान संशोधन है और दूसरी साइड में कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया ये दिया है। तो पहला है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, ये सही है एज इट इज। अनुच्छेद 164 में ही संशोधन किया गया था, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। इसके अलावा 95th अमेंडमेंट 2009 में जो किया गया वो भी अनुच्छेद 334 में संशोधन करता है, इसीलिए ये भी सही हो जाएगा एज इट इज। के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो लोकसभा में दिया जाता है, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। अर्थात अभी 2009 है तो 2019 तक कर दिया गया था और 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत वो प्रावधान रद्द कर दिया, मतलब हटा दिया पूरी तरह से। अब लोकसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता आंग्ल भारतीय समुदाय का। तो ए का 1 और बी का 2, ये 2 ऑप्शन है, इनमें दिया हुआ है। अगला देखते हैं 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है, ये भी सही है। इसमें उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया था और उड़िया भाषा को ओडिया भाषा कर दिया गया था, मतलब ये नाम परिवर्तन किए गए थे, तो ये भी सही है। इसके अलावा 103वां, ये सबको मालूम होगा कि ईडब्ल्यूएस जो आया था वो प्रावधान किया गया था 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 एज इट इज सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, ये आरओ 2016 मेंस का क्वेश्चन है। आगे संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में या संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन की पहल ये किसी भी सदन में की जाती है, अर्थात संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। आगे है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। ये सर्वविदित संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम और ये संबंधित है दल बदल से। आगे है भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? संविधान संशोधन बताना है 57वां, 58वां, 59वां या 60वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 58वां। 58वां संशोधन अधिनियम 1987। इसमें चर्चा करने लायक कुछ विशेष है नहीं, आगे बढ़ते हैं।
सिक्किम एक नया राज्य बना, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और इस संदर्भ में आपको दो फैक्ट याद होने चाहिए। पहला तो ये, सिक्किम को सहयोगी राज्य का कब दर्जा दिया गया और सिक्किम को नया राज्य कब बनाया गया, अर्थात पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो पहले मैं बता दूं, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो 1974 में हुआ था, 1974 में इसके तहत सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य अभी नहीं बना था। ठीक इसके अगले साल अर्थात 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसे पूर्ण राज्य बना दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब आपको कथन और कारण पढ़ना है, बताना है कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको पढ़ने का और सॉल्व करने का सही तरीका ये हो सकता है कि आप कथन पढ़ें और उसमें क्योंकि जोड़ के कारण को पढ़ें, या फिर पहले कारण पढ़ें उसमें इसीलिए जोड़ के कथन को पढ़ें। तब अगर दोनों मैच करते हैं तब आप ऑप्शन ए लगाएंगे, और मैच नहीं करते हैं और दोनों सही हैं तब बी लगाएंगे, और दोनों में से अगर कोई एक सही है तो सी या डी लगाएंगे। तो पढ़ते हैं, कथन ए है, पंचायत के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी वर्ग की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है। ये सही बात है, पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता है उससे महिलाओं की स्थिति में, उनके क्रियाकलाप में एक स्पष्ट परिवर्तन तो आया है। और इसका कारण ये है क्या कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, जो परिवर्तन आया है इसका कारण ये हो सकता है। तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, और मैच नहीं कर रहा है वो बात भी है, इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इसकी मांग कहाँ कर रही थी लंबे समय से, उनमें इतनी जागरूकता ही नहीं थी। ये जब पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से, उसी समय आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था तुरंत, इसकी मांग नहीं चल रही थी बहुत लंबे समय से। तो ये गलत हो जाएगा, ए ठीक है आर गलत है। अब इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत। आगे बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, या फिर सरकार की इच्छा अनुसार। ये अधिकांश लोगों को मालूम होगा, प्रत्येक 5 वर्षों में इसके चुनाव होते हैं, एक सामान्य परिस्थिति है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे है, भारत के संविधान के भाग 9 ए में निम्नलिखित की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। संविधान का भाग 9 ए, ये ध्यान देना है। और इधर दो स्टेटमेंट है, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, इन दोनों में से किसको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था संविधान के भाग 9 ए में। तो भाग 9 ए संबंधित है संविधान के 74वें संशोधन से, 74th अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जो संबंधित है शहरी क्षेत्रों से। इसके तहत ही भाग 9 ए जोड़ा गया था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन दिया गया था वो भाग 9 से संबंधित है, और वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। लाल 74वां और भाग 9 ए संबंधित है केवल शहरी क्षेत्रों से। तो इसका ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, केवल 2, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। सीधा सा मतलब है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस भारतीय नेता ने इसका सुझाव दिया था, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या एम के गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम के गांधी। गांधी जी ये बात कहा करते थे कि सरकार नीचे स्तर से होनी चाहिए, अर्थात गांव के स्तर से होनी चाहिए, उसी को मूर्त रूप दिया गया था पंचायतों के द्वारा। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं। अब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की गई उनके संदर्भ में देखना है कि इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, ये सही है, D3 में ये किया गया है। ये आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये गलत है। तो फिलहाल इसका एक ही स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। और ध्यान रखिए, इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी आने वाले हैं, वन लाइनर भी क्वेश्चन आएंगे पर स्टेटमेंट वाले, जिनमें आपको थोड़ा सोचना समझना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, वो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। आगे है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 50। मनरेगा कार्यक्रम, ये आपको मालूम होगा इसका उद्देश्य क्या है और इसके प्रावधान क्या है, ये तो मालूम होगा हर किसी को।
अब आपको इन अनुच्छेदों के प्रावधान भी मालूम होना चाहिए, तब आप आराम से लगा देंगे बिना किसी परेशानी के। अनुच्छेद 43 बात करता है जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी या फिर काम के लिए स्थितियां पैदा करेगा राज्य, अर्थात राज्य सरकार ऐसी स्थितियां पैदा करेगा कि हर किसी को अपने जीवन निर्वहन के लिए मजदूरी या काम मिल सके। तो अनुच्छेद 43 ये हो गया। और यही काम करता है मनरेगा। मनरेगा उनके ही क्षेत्र में लोगों को उनके ही क्षेत्र में 100 दिन की गारंटीकृत रोजगार देता है और उनको पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 अगर बात करूं क्या है, तो ये बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, निशुल्क शिक्षा। इसके अलावा अनुच्छेद 47 ये अधिकांश लोगों को मालूम होगा, पोषण स्तर को बढ़ाने की बात करता है। अगला है अनुच्छेद 50, ये सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण अर्थात शक्तियों को अलग अलग करना, ये किसमें है? अनुच्छेद 50 में। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। पंचायती राज के संबंध में रट लीजिए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। और भी कई समितियां हैं जिनका संबंध पंचायती राज से, वो भी आपको ध्यान रखनी होंगी। इसमें आगे आ सकती हैं या फिर जब हम पॉलिटी की चैप्टर वाइज सीरीज और कराएंगे तो उसमें बता दी जाएगी। हालांकि जो हमने फैक्ट वाले क्वेश्चन की सीरीज कराई है उसमें सारा कुछ बता दिया है, वहां जाके आप देख भी सकते हैं। आगे है जिस समिति की अनुशंसा पर प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। वही क्वेश्चन है ऊपर वाला सेम। जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्रीमन नारायण या जगजीवन राम। तो ऑब्वियसली सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। आगे बढ़ते हैं। ये दो सूचियां दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है। ये पंचायती राज से ही संबंधित हैं। इनकी अध्यक्षता में समितियों का गठन हुआ था। ये जो लेफ्ट साइड में नाम दिए गए हैं, इनकी अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया था। अब बताना है कौन सा किस स्टेट से संबंधित है। तो आपको ये तो ध्यान हो गया होगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी, अर्थात वी.आर. मेहता समिति। सी का एक लगा दो आप, सी का एक। अब सी का एक देखो कौन से ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन डी में। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 4 3 1 2, ये सही इसका मिलान होगा, अर्थात ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा और डी का दूसरा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। पहला है इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है। हम चर्चा कर चुके हैं कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की संस्था को संवैधानिक दर्जा देने से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत होती है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा, शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था 74वें संविधान संशोधन से, तो ये फिलहाल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल एक। देखिए 2017 में पूछा गया है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस स्टेटमेंट बना दिए हैं, इसीलिए थोड़ा लग सकता है पर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आगे है संविधान का 73वां और 74वां संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग या राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। इन दोनों संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था? तो राज्य निर्वाचन आयोग, इसका प्रावधान किया गया था, ये भी सही है। जिला नियोजन समिति, ये भी है। राज्य वित्त आयोग, ये भी है, क्योंकि ये तीनों का संबंध पंचायतों से है, पंचायतों और नगर पालिकाओं से, तो इसीलिए ये तीन तो हो जाएंगे। चौथा जो है वो नहीं है, वो नहीं छोड़ा गया था, इसीलिए एक दो तीन अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, केवल एक दो तीन। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? 73वें संशोधन में कौन सम्मिलित है ये बताना है। 73वां ध्यान रखना है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, अर्थात पंचायतों से। अब ये बताना है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। तो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है, ये तीन स्तर तो होते ही हैं, इसीलिए बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। त्रिस्तरीय, यही तीन स्तर होते हैं। इसके अलावा नगर पंचायत ये 74वें संविधान संशोधन से है, इसीलिए एक दो तीन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 2 3।
आगे है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा या जनपद के जिलाधिकारी द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। ये राज्य चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव आयोग का कार्य केवल चुनाव कराना है और चुनाव में जो भी काम किए जाते हैं वो करना है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। आगे है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 243 एच, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 जे या फिर अनुच्छेद 243 के, इनमें से किसके अनुसार किया गया है राज्य वित्त आयोग का गठन? केंद्र का जो वित्त आयोग होता है वो अनुच्छेद 280 होता है, वहीं राज्य वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 243 आई से है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 के ये प्रावधान करता है राज्य में जो निर्वाचन आयोग होता है, राज्य का निर्वाचन आयोग, तो ये दो अनुच्छेद आपको ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 के। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजातियों के लिए, सॉरी, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 का, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338 या फिर अनुच्छेद 339? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा, अनुच्छेद 338 का में। वही अनुच्छेद 338 में ये नेशनल कमीशन फॉर एससी है, एससी अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। वहीं जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 का में है, अर्थात 338 ए में। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किस चीज से संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से? यहाँ उपबंधों होना चाहिए, इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, ऑप्शन डी। आगे है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019 या 13 दिसंबर 2019? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को। ये उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि अब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट का क्वेश्चन मान सकते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? वह शक्ति जो संविधान की सीमा पर अतिक्रमण कर देती है, वह शक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, या फिर वह अधिकार जिसमें आपात की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्तियां निहित होती हैं। संविधानेतर, सही से पढ़िए वीडियो को पॉज करके और सही आंसर दीजिए। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह शक्ति जो संविधान के सम्मत नहीं है। संविधानेतर का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब ये होता है संविधान के इतर, संविधान से अलग, संविधान के सम्मत नहीं होना, वही संविधानेतर शक्ति है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? सीधा सा मतलब है इसका, वयस्क मताधिकार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 323? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। कौन कौन संविधान के अधिकारियों में सम्मिलित होगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव या राज्यसभा का अध्यक्ष? लोकसभा संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों, ये सभी लोग सम्मिलित होते हैं लोकसभा के अधिकारियों में, तो आंसर डी सही हो जाएगा इसका, सभी चारों। आगे है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन कारण पढ़ना है उसी विधि से और बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। कथन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, क्योंकि, अर्थात कारण इसका यह है क्योंकि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अब दोनों मैच कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो ऑप्शन ए लगाइए। वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़िए, मुझे तो लग रहा है कि दोनों मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही भी हैं और आर जो है ए का एक मान्य स्पष्टीकरण भी है। आगे बढ़ते हैं, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है? भारत का संघ, भारत के प्रदेश या उपप्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तो भारत के संघ के लिए तो है ही, भारत के प्रदेश या उपप्रदेश उनके लिए भी है, इसके अलावा
इसमें कहीं भी रहने वाले कोई भी भारतीय नागरिक हो, उनकी संपत्ति के लिए भी है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। अब इसके लिए तो रटा होना चाहिए एकदम से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में ही हुई थी, तो ये सही सुमेलित है। केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो, इसे सीबीसी कहते हैं, ये भी सही है, 1964 में ही इसकी स्थापना हुई थी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में और प्रवर्तन निदेशालय 2000 में, ये दोनों ही गलत सुमेलित हैं, तो इसीलिए में तो डाउट है। ये क्वेश्चन सेम आयोग वाला ही है, इसीलिए इसको चेंज नहीं किया है। ये दोनों ही इसके आंसर होंगे कायदे में, सी और डी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब इनकी डेट दी गई है आगे, कब इनको गठित किया गया था, तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतरराज्य परिषद 1990 सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में नहीं गठित हुआ था, बल्कि ये स्थापित किया गया था 1952 में। 1952 में, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। अब इनको सुमेलित करना है और सही आंसर लगाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अधिकांश लोगों को पता होगा, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए का तीसरा हो गया। अब देखिए ए का तीसरा कौन कौन से में, ए का तीसरा केवल एक ही में है, बड़ा सरल हो गया। ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला। अब आप आराम से लगा दीजिए। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और लगा के आगे बढ़ जाइए, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन से हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी। आगे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है, क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? चर्चा कर चुके हैं इस पे। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 280 या इनमें से कोई नहीं। वित्त आयोग की नियुक्ति का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280। कोई कठिन नहीं है ये, 2021 मेंस में पूछा है, जबकि कितना सरल है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों रिक्त हो जाएं तो कौन करेगा राष्ट्रपति का कार्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधान न्यायाधीश अर्थात मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं नीचे, इनको सही सुमेलित करना है। एक साइड में राज्य हैं और दूसरी साइड में उनके स्थापना वर्ष, तो बताना है किसकी स्थापना कब हुई थी। नागालैंड की स्थापना, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम। देखो नागालैंड की स्थापना तो याद है मुझे, 1962 में हुई थी, नागालैंड की स्थापना 1962 में। अब ए का दूसरा देखिए कौन कौन से में, ए का दूसरा ऑप्शन बी, एक ही से निकल गया ये। अच्छा, सिक्किम का भी पता होता है अधिकांश लोगों को, 1975 वाला बता चुके हैं आपको, जो संविधान संशोधन हुआ था 36वां, उसके द्वारा, तो ये भी पता होता है। तो अगर आप डी का तीसरा लगाएंगे तब भी आराम से लग जाएगा। फिलहाल नागालैंड 1962, झारखंड 2000, ये तो लेटेस्ट है, ये भी पता होगा अधिकांश लोगों को, तेलंगाना भी पता होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं, अब आपको बताना है कौन कौन से हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़िए सही करके। मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यही 3 न्याय प्रदान करने की बात की गई है भारत की संविधान की प्रस्तावना में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे है और आखिरी है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? 1993 की बात की जा रही है, कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं की गई थी ये बताना है। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी।
तो वैसे तो ये सभी भाषा सम्मिलित नहीं की गई थी, ये गलत ऑप्शन है। आयोग ने गलत ऑप्शन दिए हैं इसके। ये जो सभी हैं वो सम्मिलित नहीं की गई थी। ये सभी भाषाएं 2003 में सम्मिलित की गई हैं। 2003 में 92 ये अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत। तो इनमें फिलहाल कोई सा ऑप्शन सही नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना है। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी ये चारों भाषाएं 2003 में ऐड की गई थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त। अब पॉलिटी के जितने भी प्रश्न आ गए हैं पिछले साल में सारे क्वेश्चन हो गए और ये प्री और मेंस दोनों के हैं, इनको बिल्कुल याद कर लेना है, आपको रट लेना है। फिलहाल वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें, लोगों में शेयर कर दें। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो शायद किसी और को लग जाए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।